जय हिंद और नमस्कार। ग्रोथमाउंट यूपीएससी के समसामयिक विषयों का कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्रों एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग किसी भी चयनित महत्वपूर्ण जो समसामयिक विषय है उसके ऊपर उसका विहंगावलोकन करते हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं और चीज़ों को समझने का ब्रीफली प्रयास करते हैं। तो आज उसी के तहत एक मुद्दा है हमारे पास जो कोरोना पेंडेमिक के नाम से जाना जाता है। आज पूरा विश्व उसके वाकिफ है उससे, तो उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। साथ ही में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको भी साथ में समझेंगे और जो कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा है पिछले वर्षों में यह कोरोना महामारी से, उसको भी समझेंगे। उसके साथ ही जो पब्लिक हेल्थ है, जो हेल्थ केयर है, पब्लिक हेल्थ केयर, उसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। उसमें भारत की स्थिति को भी देखेंगे। वैसे तो ये चर्चा बहुत ही लंबी है, बहुत ही चौड़ी है, मगर उसे हम लोग एक एजेंडा के तहत देखने का प्रयास करेंगे। वैसे आमतौर पर जो हम लोग देखते हैं यह कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट को एक एजेंडे के तौर पे, ठीक उसी ही तरह इस सत्र को भी हम लोग एजेंडे के तौर पर ही देखेंगे। मगर उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि ये कार्यक्रम तो मात्र और मात्र आपको विहंगावलोकन देगा, आपको एक ओवरव्यू देगा, मगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, सीरियस स्टूडेंट है और अच्छी तरीके से आपकी तैयारियां कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी चैनल के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो कंटेंट है प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हमारी चैनल आपके जीएस के लिए जो आपकी जो मांगे है वो पूर्ण करने में सक्षम है। आपका जीएस यहीं से एकदम अच्छी तरीके से हो सकता है। साथ ही अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको लेते हैं, फिर उसका जो है उनके ऊपर एक प्रकार का अध्ययन करते हैं, उसका उसका संशोधन करते हैं, फिर आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी जो तैयारियां हैं वो 360 डिग्री हो। मात्र और मात्र किसी भी वर्ड को लेकर उसके आजू बाजू ऊपर नीचे को हम लोग साथ में लाकर आपको देते हैं, आपको देने का प्रयास करते हैं। तो आप ज़रूर देखिए रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस का पूरा जो प्लेलिस्ट है, लगभग लगभग उसमें आज 120 जैसे वीडियो है, तो आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। उसमें से आपके जो महत्वपूर्ण आपको जो लगते हो जैसे मुद्दों को देख सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के मुद्दे को देख सकते हैं। साथ ही में आपके जो मुद्दे जिसके ऊपर आपकी समझ कम है तो उसको भी आप देखिए, वहाँ से आपका ज्ञान बढ़ाइए जो आपको परीक्षा में काम आएगा। प्लस अगर स्टैटिक पोर्शन की बात करें जनरल स्टडीज़ में, तो हाइपोथेसिस हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें फिलहाल हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत जा रहे हैं, जिसमें हमने कई सारी प्राचीन सभ्यताएं देखी जो कि डायरेक्टली हमारे सिलेबस के साथ जो है मैच नहीं होती। मगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, तो आपको वो हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग सिंस ह्यूमन जो है ह्यूमन का जब से आगमन हुआ, जब से ह्यूमन बीइंग इवोल्व हुआ, सिंस द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम लोग यह पूरी बात करते हैं। और उसी के तहत हमने 4-5 प्राचीन सभ्यताओं को भी देख लिया है और फिलहाल हम लोग रोमन सभ्यता में यात्रा कर रहे हैं। आगे चलकर हमारा जो कोर सिलेबस है वो भी शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप हाइपोथेसिस को देखिए, उसमें जो कंटेंट आपको जो अच्छा लगे, आपको जो फायदेमंद साबित हो, आप उसको देखिए, आपको फायदा होगा। साथ ही में मात्र और मात्र सनदी सेवाओं के लिए ही नहीं, मगर अगर आप हिस्ट्री के अभ्यर्थी है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, देन ऑल्सो इट विल बेनिफिट यू। तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट का प्लेलिस्ट तो है ही है जिसमें आपको ओवरव्यू मिलेगा। आपका ज्ञान यहाँ से अवश्य रूप से बढ़ने वाला है, उसमें कोई चिंता नहीं है। मगर परीक्षा दृष्टि से अगर देखें तो परीक्षा दृष्टि से ये सेशंस जो है ये इतने पोटेंशियल नहीं है। कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कोर विद्यार्थी है तो आप रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस देखिए, कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट देखने के साथ ही हाइपोथेसिस देखिए। हमारी जो लॉ की सीरीज चल रही है जो कि वीकेंड सीरीज है, जिसमें प्रति रविवार एक वीडियो अपलोड होता है, आप उसको देखिए। उसमें भी हमने 14 या 15 लॉ को हमने देख लिया है, आप उसको भी अच्छी तरीके से समझे, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वो तो आपकी प्रिलिमिनरी, वो मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और हमारा इकोनॉमिक सर्वे का भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें फिलहाल एक वीडियो अपलोड हो रहा है, दूसरे कंटेंट के ऊपर काम चल रहा है और इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड उसमें भी अन्य वीडियोस जो है वो अपलोड होंगे। तो आपकी तैयारी जो है जीएस की वो अच्छी तरीके से यहाँ हमारे साथ हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े, आज ही जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि वो अपडेट आपको बहुत ही जल्द से जल्द पहुँचे, आपको सबसे पहले पहुँचे। और हमारे चैनल को
जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे महत्वाकांक्षी, सारे सीरियस अभ्यर्थियों तक हमारा कंटेंट पहुंचे और सभी को फ़ायदा हो। तो अब आते हैं आज की मूल चर्चा के ऊपर। सबसे प्रथम कवर का विश्लेषण कर लेते हैं, उसका निरीक्षण कर लेते हैं, फिर बाद में आज का एजेंडा देखेंगे। देखिए यहाँ एक बाजू जो कवर फोटो है यहाँ वो बता रहा है कि अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करनी है किसी भी रोग के सामने, तो वैक्सीनाइजेशन जो है वो एक लास्ट स्टॉप है, ठीक है। और एकमात्र विकल्प है, वैक्सीनाइजेशन के अलावा मानव के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है किसी भी ऐसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए। तो यहाँ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें वैक्सीन करना ज़रूरी है। देखिए यह कितना अच्छा चित्र है, यहाँ इम्यूनिटी की जगह खाली है। अगर इम्यूनिटी को सबल बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, तो हमें यह वैक्सीनेशन का जो पजल है वो यहाँ ला के रखना होगा, तब जाके हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो बहुत ही अच्छा कवर फोटो है, तो इसलिए हमने यहाँ लिया है। साथ ही में यहाँ वैक्सीन का भी फोटो है हमारे सामने, कोविड वैक्सीन, जो आज के समय में एक अति महत्वपूर्ण चीज़ बनकर रह गई है पूरी मानवता के लिए। और सारे देश इसी रेस में लगे हुए हैं, कब सबसे ज़्यादा वैक्सीन बना ले, कब सबसे ज़्यादा वैक्सीन बाहर के देशों में बेच दे, इत्यादि इत्यादि। तो पूरी चर्चा देखेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छा मुद्दा है जो हमें देखना है पब्लिक हेल्थ का, कि क्या फ़र्क है हेल्थ केयर में और पब्लिक हेल्थ में। क्यों भारत हेल्थ केयर में नंबर 1 होते हुए भी पब्लिक हेल्थ की अगर बात आए तो भारत नीचे बैठ जाता है, 0 पर आ जाता है। तो वो सारी चर्चा हम लोग आगे इस पूरे सत्र में करेंगे। देखिए यहाँ यह आज का एजेंडा है, जिसमें 4 मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे प्रथम मुद्दा रहेगा इंट्रोडक्शन टू पेंडेमिक। इंट्रोडक्शन टू पेंडेमिक की यह जो महामारी है वो कैसी है, क्यों आई, एलिमेंट्री कुछ बातें देखेंगे, इसका क्या असर हुआ, कितने देशों पर असर हुआ, क्या पूरे विश्व के ऊपर असर हुआ तो कितना प्रभाविक जो है यह असर हुआ, यह सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही में अबाउट हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ को भी देखेंगे। जो मैंने जिक्र किया, हेल्थ केयर में भारत नंबर 1 है, अगर पब्लिक हेल्थ की बात आ जाए तो भारत 0 है। तो वो क्यों है, इसके पीछे कौन से कारण है, उसकी भी समीक्षा करेंगे। तीसरे चरण में सोशल वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे अगर किसी देश की आबादी को ऐसे रोगों से, ऐसी महामारियों से बचाना है, तो हमें वैक्सीनेशन तो करवाना ही है, मगर इट शुड बी ए सोशल वैक्सीनेशन। हमारे बिहेवियर में चेंज जो है वो समय की मांग है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। और आखिरी में आज जो भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम है, टीकाकरण अभियान है, जिस गति से वो चल रहा है, क्या ये गति बेहतर गति है, क्या ये गति अच्छी है, क्या ये गति इनफ है, इत्यादि चीज़ों की बात हम लोग इस एजेंडे के चौथे चरण में करेंगे। तो ये हमारा पूरा एजेंडा है, जिसमें से प्रथम हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू पेंडेमिक। देखिए हमें मालूम है कि पिछले साल पूरे विश्व में चीन के हुबई प्रोविंस के एक वुहान शहर से एक वायरस निकला और धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैल गया। सबसे प्रथम तो धीरे धीरे कुछ ही देशों में फैला था, मगर इसकी गति इतनी तेज है, इसकी संक्रमण की क्षमता इतनी तेज है कि कोई भी देश जो है पूरे विश्व का आज इससे बच नहीं पाया। और मार्च में ही लगभग 11 मार्च को WHO के द्वारा इसे पैंडेमिक जाहिर कर दिया गया, क्योंकि बहुत ही कम समय में यह लगभग 50 से अधिक देशों में फैल गया। 50+ कंट्रीज स्प्रेड। तो इसी स्पीड को ध्यान में रखते हुए, इसकी जो संक्रमण शक्ति है या संक्रमण क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए WHO ने इसे एक पेंडेमिक का नाम दे दिया गया, इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया। हमें मालूम है इसके कई सारे रिपरकशंस आए, पूरा विश्व आर्थिक लॉकडाउन में चला गया, पूरे विश्व की GDP जो है वो पिछले कई दशकों के जो है एकदम निचले स्तर पर चली गई। पिछले 100 सालों में हमने ऐसी महामारी नहीं देखी, यह ऐसी महामारी है। प्लस ये जो महामारी जिस विषाणु से, जिस कीटाणु से फैल रही है, यह कीटाणु भी हमारे लिए नया है, इट्स अ नोवेल। तो हमारा साइंस जो है उसके पास भी इसकी कोई माहिती नहीं थी, इसका कोई इलाज नहीं था।
इसकी कोई दवाई नहीं थी, कोई रसी नहीं था। तो एकमात्र पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, या आप समझ लीजिए कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम्स को रिवेम्प करने में, उसको एनहेंस करने में एकमात्र इलाज था, और वो था लॉकडाउन का। लॉकडाउन। एंड इंडिया वाज द कंट्री विच इनिशियली इनिशिएटेड लॉकडाउन। शुरुआत में ही लॉकडाउन करने वाले जो कुछ ही राष्ट्र थे उसमें भारत एक था। भारत में 23 मार्च 2020 को सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील करी। रविवार था और सबको बोला कि वॉलंटरीली आप अपने घर से बाहर ना निकले। यह एक ट्रायल मैच था। उसके एक ही दिन के पश्चात प्रधानमंत्री ने सीधा जो है लॉकडाउन लगा दिया, और लगभग बात करें तो 40 दिनों तक भारत ने एकदम स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन देखा, जिसकी सराहना भारत के इकोनॉमिक सर्वे में भी हुई है। बहुत ही डिटेल्ड उसकी प्रशंसा हुई है आंकड़ों के साथ। कहा गया कि कैसे लॉकडाउन ने भारत को बचाया, भारत में जो नरसंहार होने वाला था उसको प्रिवेंट किया। अगर लॉकडाउन समय से नहीं होता, इतना जितना स्ट्रिंजेंट था, स्ट्रिक्ट था, उतना नहीं होता, तो पता नहीं आज भारत की क्या स्थिति होती। और अगर आंकड़ों की बात करें तो हमें मालूम ही है कि भारत ने बहुत ही अच्छा किया इस पेंडेमिक को टैकल करने में, इसको प्रिवेंट करने में, इसको कंट्रोल करने में। और सरकार जो है वो सारा श्रेय एक ही निर्णय को देती है, और वो है लॉकडाउन का, जो हमें हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आपको अगर मालूम नहीं है तो आप इस प्लेलिस्ट का, इसी चैनल के हमारी प्लेलिस्ट का इकोनॉमिक सर्वे का प्रथम लेक्चर देख सकते हैं। प्रथम लेक्चर प्रथम चैप्टर के ऊपर आधारित है इकोनॉमिक सर्वे का, और प्रथम चैप्टर अपने आप में यह पेंडेमिक के ऊपर आधारित है। और पेंडेमिक को टैकल करने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा लिए गए कदम थे उसके ऊपर आभारी है, वह कदम की सराहना करते हैं, वह कदम अच्छे थे ऐसी वकालत करते हैं। तो आप देखिए ज़रूर और समझिए कि कैसे लॉकडाउन ने भारत में करोड़ों जानें बचाई। रोजगारी तो हम लोग नहीं बचा पाए, मगर हम लोग जानें बचा पाए, और अगर जानें बच गई तो रोजगारी जो है वो तो फिर से उत्पन्न हो सकती है। तो एब्सोल्युटली इंडिया फॉलोड, जान है तो जहान है। ठीक है, और यही सूत्र को फॉलो करके हमने जान भी और जहान भी दोनों को देख लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि सितंबर में हमारा जो ग्राफ था कोविड का, वो सितंबर में सबसे ज्यादा था। इट वॉज एट द पीक। ठीक है, यहां सितंबर है, और पिछले कुछ ही महीनों में हमने देखा कि धीरे धीरे अब ये जो हमारा ग्राफ है वो अब नीचे जा रहा है। जो पेशेंट्स आ रहा है, जो संक्रमण हो रहा है, वो भी बहुत ही कम हो रहा है। इनफैक्ट रोज के 20,000 से कम केसेस आने लगे एवरी डे। कोरोना केसेस लेस देन 20,000। तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने कैसे इसको टैकल किया। हालांकि ये आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर से। पिछले हफ्ते से ही जैसे कुछ अनलॉकिंग हो गया तो लोग रिलैक्स फील करने लगे, लोग यह कोरोना को लिबरल जो है रूप में देखने लगे। तो मुझे लगता है कि यही लापरवाही से फिर से इसके जो आंकड़े हैं वे बढ़ने लगे हैं। मगर अब तक हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको टैकल किया, और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि डबल जो सेकंड वेव आने वाली है, ठीक है, वो भी आ गई है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो शुरू भी हो गई है, और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा भी अधिकृत रूप से कहा गया कि 3 नए स्ट्रेन गुजरात में मिले गए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ये अन्य बातें हैं, आज के विषय की कोर बातें नहीं है, मगर यहाँ रेफरेंस लेना इसका ज़रूरी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत ने लॉकडाउन लगा के बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। यह एक ऐसा रोग था जो किसी ने भी नहीं देखा था, पिछले 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी थी। और यहाँ से जो हमें सीख मिली है वो आगे चलकर हम अन्य ऐसे जो पेंडेमिक्स आएंगे उसको टैकल करने में इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे 1918 की ही स्ट्रेटेजी, स्पेनिश फ्लू की जो स्ट्रेटेजी थी वही हमने आज लागू की है 100 वर्षों के बाद। ठीक है, और सक्सेसफुली हम लोग कोरोना को स्पेनिश फ्लू की स्ट्रेटेजी से ही टैकल कर पाए। ठीक है, तो हो सकता है कि अब यह कोरोना की स्ट्रेटेजी आगे चलकर किसी और आने वाली भावी महामारी को
जो है रोकने में, उसे नियंत्रण रखने में हमारा जो है साथ देगी, हमारा हमें मदद करेगी। ठीक है, तो ये पूरी बात है। तो ये पूरी बात रही इंट्रोडक्शन टू पेंडेमिक की। ठीक है, प्लस अब अगर देखें अबाउट हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ, ये हमारा जो दूसरा मुद्दा है, उसके तहत जैसे मैंने आपको बताया कि भारत नंबर 1 किस में, हेल्थ केयर में। और अगर पब्लिक हेल्थ की बात की जाए तो भारत का प्रदर्शन बेहद खराब, भारत का प्रदर्शन खराब। यहां हमें देखना है कि हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो ब्रीफली मैं आपको समझा दूं, हेल्थ केयर का मतलब यह है कि कोई सिक व्यक्ति, जो पेशेंट है, जो बीमार है, उसको सामने वाले से, यानी कि जो केयर टेकर है, जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल है, या आप कह लीजिए पर्सोनल है, उससे यह सिक व्यक्ति को क्या राहत मिलती है। ठीक है, यानी कि यहां 1 to 1 का जो है मुद्दा आएगा। 1 to 1 में एक रहेगा सिक पेशेंट और यहां रहेगा मेडिकल पर्सोनल। ठीक है, तो अगर हेल्थ केयर की बात करें तो भारत में सबसे अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। किसी भी सिक व्यक्ति को बहुत ही अच्छे से अच्छी सारवार मिलती है, अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर अगर पब्लिक हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ हमारा प्रदर्शन बेहद खराब है। अगर पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन की आपको बात करूं तो पब्लिक हेल्थ में पूरी कम्युनिटी आ जाती है, पूरी कम्युनिटी है एक यूनिट। और इस कम्युनिटी को कैसे ऐसी महामारियों से, ऐसे रोगों से बचाया जाए, कैसे जो संक्रमण हो रहा है उसको नियंत्रित किया जाए, तो ये बात है पब्लिक हेल्थ की। तो यहाँ भारत का प्रदर्शन बेहद खराब है, क्योंकि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसको फॉलो करने के लिए, प्लस भारत के पास ऐसे कोई टैक्टिक्स भी नहीं है जिससे पब्लिक हेल्थ केयर को और सुदृढ़ बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ हमें यही सीखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यह जो महामारी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी है, तो इस महामारी से कई सारी बातें हमारे सामने सुस्पष्ट हो गई। सबसे प्रथम तो कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पुअर है, साथ ही हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है, जो पर्सनल्स है, वे अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, रात दिन वे मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने करोड़ों जानें बचाई और पूरा भारत उनके ऊपर गौरव करता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि महामारी से हमको जानने को मिले। अगर महामारी नहीं आती तो हमें हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्राइसिस मालूम ही नहीं पड़ता है, हमारे जो पर्सनल्स है उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क मालूम नहीं पड़ता, डेडिकेशन टुवर्ड्स नेशन मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, तो यह महामारी की वजह से कई सारी बातें हमारे सामने सुस्पष्ट भी हुई है। तो ये मुद्दा है हेल्थ केयर का और पब्लिक हेल्थ का। हेल्थ केयर में भारत नंबर 1 to 1 सर्विस में एक डॉक्टर अपने मरीज की सारवार करता है, बहुत ही अच्छी करेगा भारत में। मगर अगर जो मरीज का यूनिट पूरी कम्युनिटी है एज ए होल, ठीक है, तो उसको टैकल करने में हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही खराब है। हमारा प्रदर्शन भी यहाँ इसके जो है इसकी वजह से ही यहाँ खराब हुआ है। तो ये दूसरा मुद्दा है। अब अगर तीसरे मुद्दे की बात करें जिसे सोशल वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ सोशल वैक्सीनेशन यानी कि एक प्रकार का बिहेवियरल चेंज आना चाहिए। हमें हमारी सरकारों को, हमारी जो आबादी है पूरी, ठीक है, उसमें एक प्रकार की अवेयरनेस डेवलप करनी होगी हमारी सरकारों को, विथ एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट, विथ एक्सटेंसिव आप समझ लीजिए कि PR। ठीक है, कि अगर वैक्सीन नहीं लिया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्लस वैक्सीन का महत्व हमें समझना होगा कि वैक्सीन ही लास्ट ऑप्शन है। वैक्सीन के बिना हम लोग इस पेंडेमिक को टैकल नहीं कर पाएंगे, पेंडेमिक की इस चुनौती को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। वैक्सीन ही एकमात्र हमारा उद्धार है। अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो आप एक प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे स्लोगन्स से मार्केटिंग करना होगा, ब्रांडिंग करना होगा, वैक्सीन को बड़ा बनाना होगा, वैक्सीन का महत्व एक्चुअली हमें बढ़ाना होगा। तो ये पूरी बात है सोशल वैक्सीन की।
और इसमें जो काम आने वाले तत्व है, कई सारे तत्व वैसे तो काम आते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, मगर उसमें से सबसे अहम जो तत्व है वो है डेटा का। ठीक है, हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है उस डेटा से ही हम लोग ट्रैक कर पाएंगे, उस डेटा से ही हमें मालूम पड़ेगा कि वैक्सीनेशन कितना हुआ है, कितना बाकी है, कितने लोगों को कोरोना हुआ था, कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे, फिर उसमें उनको रिकवरी मिली, इत्यादि चीज़ें। ये सारी चीज़ें डेटा के ऊपर निर्भर है। और आज डिजिटल युग है, तो यह डेटा जो है वो हमें अच्छी तरीके से मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ सरकार को यही एक अनुशंसा है कि सरकार यह पूरा डेटा अच्छे से अच्छी तरीके से अपने पास रखे। जैसे हमने HIV की जब महामारी हम लोग हैंडल कर रहे थे, तब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, पैसा भी नहीं था जितना आज है। 1980-90 के दशक की बात कर रहा हूँ। तो तब हमने डेटा एक इकट्ठा किया था, वो आज हमें काम आ सकता है। पोलियो, TB, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो हमने डेटा लिया है, ठीक वैसे ही तरह कोरोना के संदर्भ में भी हम लोग ऐसे डेटा को बिल्टअप कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर हमें बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ डेटा का महत्व बहुत ही अच्छा है और हमें भी यह डेटा का महत्व अच्छी तरीके से समझना होगा। प्लस अगर सोशल वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में अन्य मुद्दों की बात करें, तो यहाँ जैसे मैंने आपको बोला बिहेवियरल चेंज, आज समय की मांग है। सरकार को काफ़ी पुरुषार्थ करना होगा यह बिहेवियरल चेंज को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जैसे हमें मालूम है भारत जो है वो, भारत की प्रजाति मुख्य रूप से इनडिसिप्लिन्ड है। हम लोग अनुशासित लोग नहीं है, 1 या 2 ही वर्ग हमारे अनुशासित है, बाकी की सारी आबादी हमारी इनडिसिप्लिन्ड है। तो हमें सबसे प्रथम तो यह पूरी आबादी में डिसिप्लिन कल्टीवेट करना होगा। फिर जो नॉन फार्मास्यूटिकल्स कदम है कोरोना को टैकल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, वो भी हमें बहुत ही कड़क रूप से, बहुत ही कठोर रूप से लागू करवाना होंगे। जैसे हैंड हाइजीन, जैसे वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग। ठीक है, आमतौर पे ऐसी चीज़ें हम लोग फॉलो नहीं करते हैं और इसी की वजह से, इसी लापरवाही की वजह से यह जो ऐसा जो पेंडेमिक है वे कंट्रोल में नहीं आ पाता है। तो हमें यहाँ बिहेवियरल चेंज तो करना ही है, मगर साथ में नॉन फार्मास्यूटिकल एफर्ट्स भी लेने हैं, जिसमें कई सारे हैं। होम आइसोलेशन है, होम क्वारंटाइन है, ठीक है, सेल्फ आइसोलेशन है, हैंड हाइजीन है, या आप समझ लीजिए वेयरिंग मास्क, मेंटेनिंग फिजिकल और सोशल डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करनी होगी, तब जाके हमें जो है हम कोरोना को हरा सकते हैं या उसे मात दे सकते हैं। तो ये बात रही सोशल वैक्सीनेशन मुद्दे की। चौथा मुद्दा जो बताता है कि आज जो भारत में वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, जैसे हमें मालूम है विश्व की सबसे बड़ी ड्राइव, इनएक्यूलेशन ड्राइव भारत में चल रही है, क्योंकि भारत का अपने आप में, भारत की आबादी ही इतनी है और भारत का जो नेतृत्व है आज का, वो कटिबद्ध है पूरी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनाइजेशन करवाने के लिए। मगर यहाँ देखना है, इसको इवोल्यूट करना है कि आज जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, क्या वो स्पीड वाकई में इनफ है हमारे लिए, या कैसे इस स्पीड से चलकर कैसे हम लोग पूरी आबादी का वैक्सीनेशन कर पाएंगे। तो यहाँ मैं एक विपक्ष के नेता को, जिन्होंने लोकसभा में जो है आंकड़ा दिया था, उनको कोट करना चाहूँगा। और उन्होंने कहा था कि जिस गति से आज हम लोग जा रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं, अप्रोक्स प्रतिदिन 1.8 मिलियन डोज एडमिनिस्टर हो रहा है। ठीक है, अगर इसी गति से चले तो आगे चलकर 12 वर्ष लगेंगे हमें हमारी आबादी के 70% पॉपुलेशन को इनएक्यूलेट करने में, या उसका टीकाकरण करने में। मात्र 70% आबादी को टीकाकरण करने में 12 वर्ष लग जाएंगे अगर हम इसी गति से चले। तो अगर इसी गति से चलते रहे और अगर हमें 100% को इनएक्यूलेट करना है,
तो 18 वर्ष लगेंगे। ठीक है, तो ये तो आंकड़े हैं और ये आंकड़े बिल्कुल बताते हैं कि भारत की गति बहुत ही धीमी है, बहुत ही स्लो स्पीड से ग्रेजुअली भारत आगे चल रहा है, जिसको हमें रिवैम्प करना है, एवरी डे रिवैम्प करना है। और हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है प्रतिदिन की वैक्सीनेशन डोज देने की, वो है 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख लोगों को हम लोग प्रतिदिन टीका दे सकते हैं, मगर फिलहाल दे रहे हैं मात्र और मात्र 1.8 मिलियन को ही। ठीक है, तो यहाँ विपक्ष के नेता ने सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भाई सरकार को यह ड्राइव की स्पीड अति तेज करनी होगी, इसका गेयर जो है वो उन लोगों को चेंज करना होगा। हालांकि उनका तो वो राजनीतिक बयान होगा, मगर हमने तो उसमें से जो माहिती थी, जो तत्व थे, वही निकाले हैं। प्लस अगर देखें तो हमें मालूम है कि 2 डोज लेने होते हैं वैक्सीनेशन के। एक डोज के बाद 28 दिनों का समय मिलता है, फिर दूसरा डोज लिया जाता है। तो अगर कंप्लीट वैक्सीनेशन की बात करें, यानी कि दोनों के दोनों डोज, तो भारत में मात्र और मात्र 0.3% पॉपुलेशन को ही कंप्लीट डोज मिला है, कंप्लीट डोसेज मात्र 0.3% लोगों को। ठीक है, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ही खराब है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 11%, जो हमारा 0.3% है, वो 11% संपूर्ण कर लिया है। यूरोप की बात करें तो 3% संपूर्ण कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 3% संपूर्ण कर लिया है। तो हम लोग बहुत ही पीछे है, बहुत ही धीमी गति से, कछुए की गति से चल रहे हैं। और यही कछुए की गति को हमें परिवर्तन करके, यह गति का परिवर्तन करके हमें खरगोश की गति बनानी है, तब जाके हम लोग बहुत ही तेजी से हमारी पूरी आबादी का इनओक्यूलेशन कर पाएंगे या टीकाकरण कर पाएंगे। तो ये आज की पूरी बात रही। यह पेंडेमिक के माहौल में हमने यह पेंडेमिक का ही विषय लिया और इसके ऊपर एक ओवरव्यू देखा, इसका ब्रीफली विहंगावलोकन किया और देखा कि कैसे पेंडेमिक जो है वो पूरे विश्व के ऊपर हावी हुआ। पेंडेमिक के वजह से पूरे विश्व में आर्थिक लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से काफ़ी आर्थिक खुमारियाँ भी हुई। वैसे जाने बची, मगर आर्थिक रूप से खुमारियाँ हुई, जीडीपी वगैरह जो है वे क्रैश हो गए। फिर उसके बाद दूसरे मुद्दे में हमने हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ के बीच में डिफरेंस देखा। भारत में हेल्थ केयर की परिस्थिति क्या है, कैसी है, पब्लिक हेल्थ की परिस्थिति क्या है, कैसी है, वो पूरे सिनेरियो को तपासा, उसकी समीक्षा की। साथ ही में सोशल वैक्सीनेशन ड्राइव को भी देखा। जैसे डेटा जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकता है। जैसे एड्स और HIV को टैकल करने में, पोलियो को टैकल करने में हमने डेटा का उपयोग किया था, वैसे ही कोरोना को भी टैकल करने में हम लोग डेटा का उपयोग आज के दिन कर सकते हैं। और उसके बाद आखिरी में हमने देखा कि आज जिस गति से भारत का टीकाकरण अभियान चल रहा है, क्या वो गति पर्याप्त है, क्या वो गति इनफ है। तो उसको तपासते हुए हमने देखा, हमें लगता है कि भारत बहुत ही धीमी गति से जा रहा है। भारत को इसकी गति तेज करनी होगी, तब जाके इस विशाल पॉपुलेशन को हम लोग जल्द से जल्द इनओक्यूलेट कर पाएंगे। तो आज इतना ही। मैं आपके सामने आऊँगा फिर से कंटेम्प्रेरी थर्स्ट के कार्यक्रम में ही एक अच्छा सा समसामयिक विषय को लेके अच्छे संशोधन के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC।